मुझे एहसास हुआ कि मैं बुरी तरह फंस गया हूँ। उस संतरी ने किसी ठोस शक की बुनियाद पर मुझे छाप लिया है और अब ये मुझे हवालात में बंद कर देंगे और उस चौकी का इंचार्ज कालूराम एजेंट का बहनोई राकेश्वर मेरी गर्दन पकड़कर मुझसे सब कुछ उगलवा लेगा। सबसे खतरनाक बात यह है कि मेरा हमदर्द साथी, मेरा मुहाफिज बरेटा पिस्तौल इस वक्त शेख सलाहुद्दीन की बैठक के गुस्ल खाने में पोशीदा मेरा इंतजार कर रहा है। मगर मैं इतनी आसानी से इस शिकंजे में जकड़े जाना कैसे गवारा कर सकता था। मैंने अपने बाजू पर संतरी की गिरफ्त की मजबूती जांचने की कोशिश की। तभी मुझे अंदाजा हुआ कि उसने मेरा बाजू मजबूती से तो थाम रखा है, मगर उसकी गिरफ्त में जारहियत नहीं है। हो सकता है मैं जरूरत से ज्यादा चौकन्ना होने की वजह से खुद को खतरे की जद में महसूस कर रहा हूँ। ये सब ख्यालात महज लम्हे दो लम्हे में मेरे जहन में आकर गुजर गए। मैंने हल्के से झटके से अपना बाजू संतरी की गिरफ्त से छुड़ाया और फिर अपना लहजा हत्तुल इम्कान बारोब बनाते हुए कहा, खैरियत तो है मिस्टर कांस्टेबल, क्यों मेरा रास्ता रोक रहे हो? मुझे लगा कि वो कांस्टेबल यकलख्त मेरी शख्सियत के रोब में आ गया है। उसने हकलाते हुए कहा, मैं आपका रास्ता नहीं रोक रहा सर जी, मेरी विनती है कि अभी अपनी जेबें टटोल कर देखें, जल्दी करें। मुझे यकीन है अभी जो उचक्का आपसे टकराया है उसने मौके से फायदा उठाकर आपकी जेबें साफ कर दी हैं। उसके लहजे में मौजूद है जानी कैफियत महसूस करते हुए मेरे हाथ अपनी जेबों में पहुंच गए। अगले ही लम्हे मुझे अंदाजा हो गया कि उसने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। मैं वाकई अपनी जेबों में मौजूद नकदी से महरूम हो चुका था। इस दौरान में संतरी मेरे तासुरात से सूरत हाल भांप चुका था। उसने लगभग चीख कर कहा, आप पुलिस चौकी पहुंचकर इंचार्ज राकेश्वर जी के पास रिपोर्ट लिखवाएं, मैं अभी उस बदमाश को पकड़ कर लाता हूँ, बच के कहाँ जाएगा। ये कहकर उसने दरगाह की तरफ जाने वाले बाजार नुमा रास्ते पर दौड़ लगा दी। संतरी के जाते ही मैंने उसके हुक्म नुमा फरमाइश पर गौर किया और फौरन ही इस नतीजे पर पहुंच गया कि मुझे महज 150 रुपए की खातिर इस बखेड़े में पड़ने की हिमाकत नहीं करनी चाहिए। कालूराम एजेंट का बहनोई तो दरकनार, मैं किसी भी पुलिस ऑफिसर का सामना करने और उसकी खुसूसी तवज्जो का मरकज बनने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस नतीजे पर पहुंचते ही मैं तेज कदमों से आगे बढ़ गया और मदार गेट से गुजरकर निस्बतन कुशादा जगह पहुंच गया। मैं जल्द अज जल्द वहां से ज्यादा दूर निकल जाना चाहता था, लिहाजा मैंने अपनी रफ्तार हत्तुल इम्कान तेज कर दी। अभी सूरज ने पूरी तरह बुलंदी नहीं पकड़ी थी, इसलिए बाजारों में चहल पहल निस्बतन कम थी। लिहाजा मैं कुछ ही देर में मदार गेट से फरलांग भर दूर निकल आया। तभी मुझे एक ऑटो रिक्शा अपनी तरफ बढ़ता नजर आया। मेरे हाथ देने से पहले ही ऑटो रिक्शा मेरे पास आकर रुक गया। मैंने अंदर बैठते हुए उसे मुंदरी मोहल्ला की महमूदी मस्जिद ले चलने की दरखास्त की। 30-32 साल के ड्राइवर ने असबात में सर हिलाया और ऑटो रिक्शा आगे बढ़ा दिया। हमने कोई फरलांग भर फासला तय किया होगा कि मुझे याद आया कि मेरी जेबें तो खाली हैं। अगरचे मेरी सदरी में बड़े नोटों की शक्ल में खती रकम मौजूद थी, मगर चलते ऑटो रिक्शे में वहां से रकम निकालना एक दुश्वार काम था। जबकि मुझे ये भी खदशा था कि ऐसी सूरत में रक्षा ड्राइवर मेरे पास भारी रकम की मौजूदगी भांप सकता है। वो आदि या मौका परस्त वारदातिया होता तो उसकी नीयत खराब हो सकती थी। वो बड़ी आसानी से अपने मतलब की किसी जगह ले जाकर लूट सकता था। ऐसी सूरत में मुझे अपने मता बचाने के लिए उससे दो हाथ करने पड़ सकते थे, मगर मैं मजीद किसी भी बखेड़े में नहीं पड़ना चाहता था। लिहाजा मैंने फैसला किया कि अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद ही अंदरूनी जेब में हाथ डालने का खतरा मोल लूंगा। इतने चहल पहल वाले मोहल्ले में ये चाहे भी तो कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं कर सकता। इस फैसले पर यकसू होने के बाद मैंने रिक्शे से बाहर का जायजा लिया। मेरे अंदाजे के मुताबिक मुंदरा मोहल्ला वहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए था जहां से मैं रिक्शे में सवार हुआ था। कयास ही किया जा सकता था कि वो ज्यादा किराया ऐंठने के लिए लंबे रास्ते से जा रहा है। मुझे फालतू किराया देने की तो परवाह नहीं थी, मगर मुझे जल्द से जल्द शेख सलाहुद्दीन के घर पहुंचना था ताकि उसके दुकान के लिए रवाना होने से पहले उससे मुलाकात कर सकूं। अपना पिस्तौल वापस हासिल करने के लिए जबरदस्ती का मेहमान बनना मेरी मजबूरी थी। मैंने एक नजर बाहर डालकर बारोब लहजे में कहा, खामखा लंबा रास्ता लेने की जरूरत नहीं है छोटे भाई, मैं वैसे ही 2 रुपया किराए से ऊपर दे दूंगा। किसी शॉर्टकट से निकलो, मुझे जल्दी है, बंदा काम पर निकल जाएगा। उसने खिसियानी सी हंसी हंसते हुए हाँ में गर्दन हिलाई और फिर कुछ आगे बढ़ने के बाद एक निस्बतन छोटी सड़क पर रिक्शा डाल दिया। मेरी ये पेशरफ्त बर वक्त साबित हुई, क्योंकि रिक्शा जैसे ही महमूदी मस्जिद वाली गली में मुड़ा, मुझे शेख सलाहुद्दीन अपने घर के मरकजी दरवाजे से बरामद होता नजर आया। मेरे देखते ही देखते वो दरवाजे से हट कर गोया किसी का इंतजार करने लगा। मैंने रिक्शे वाले को इशारे से उसके पास रुकने की हिदायत की। रिक्शा ऐन अपने पास ठहरते देखकर शेख सलाहुद्दीन चौंका, फिर मुझ पर नजर पड़ते ही खुशी से खिल उठा। मैंने उतरकर उससे गर्मजोशी से मुसाफा किया और फिर अंदरूनी जेब में हाथ डालते हुए रिक्शे वाले से किराया पूछा।
مگر شیخ صلاح الدین نے لگ بھگ بالجبر مجھے رقم نکالنے سے روک دیا اور خود رکشے کا کرایہ ادا کر دیا۔ یہ بظاہر چھوٹی سی جھنجھلا دینے والی مشکل دور ہونے پر میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ شیخ صلاح الدین نے لطف علی کو آواز دے کر بلوایا اور بیٹھک کھولنے کا حکم دیا۔ کچھ دیر کے بعد ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے۔ اس کی طرف سے ناشتے کی پیشکش پر میں نے بتایا کہ میں خواجہ پیا کے لنگر کے زعفرانی پلاؤ سے شکم سیر ہو کر آیا ہوں، البتہ چائے کی پیشکش میں نے قبول کر لی۔ اس دوران میں شیخ صلاح الدین مجھ سے سلطان ہند کی میزبانی میں گزاری رات کے میرے تجربے کے بارے میں استفسار کرتا رہا۔ ظاہر ہے میں اسے زیادہ کچھ بتانے کے قابل نہیں تھا۔ چائے سے فارغ ہونے کے بعد اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا، میں جانتا ہوں رات بھر جاگنے کے بعد چند گھنٹے کی نیند لینا چاہیں گے آپ۔ میرا خیال ہے ناصر آباد سے بریگیڈیئر اگروال کی بھیجی ہوئی جیپ بھی دوپہر تک ہی پہنچے گی۔ آپ چاہیں تو میرے ساتھ دکان چلیں اور وہاں کے بالائی اقامتی کمرے میں سو جائیں، یا پھر میں یہیں بستر لگوا دیتا ہوں۔ آپ پرسکون ماحول میں آرام کریں، جیسے ہی آپ کو لے جانے کے لیے جیپ پہنچے گی میں آپ کو بلوا لوں گا۔ میں نے اس کی دکان جانے کا سوچا، مگر تب ہی مجھے مدار گیٹ پولیس چوکی والے سنتری کا خیال آ گیا۔ اس کی ڈیوٹی مزار کے آس پاس ہی کہیں ہوگی۔ میں بازار میں اس کی نظروں میں آ گیا تو خامخواہ کی بدمزگی کھڑی ہو جائے گی۔ اس کی ہدایت کے مطابق پولیس چوکی جا کر اس کا انتظار نہ کرنے پر وہ مجھے جی بھر کے کھری کھوٹی سنائے گا۔ اگر اس نے وہ جیب کترا پکڑ کر اپنی پولیس چوکی کی حوالات میں پہنچا دیا ہوگا تو وہ یقیناً مجھے زبردستی اپنے ساتھ پولیس چوکی لے جائے گا تاکہ جیب کترے کے خلاف قانونی کارروائی مکمل کی جا سکے۔ یہ سب سوچ کر مجھے اضطراب محسوس ہوا۔ میں ان بکھیڑوں کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ادھر شیخ صلاح الدین میرے جواب کا منتظر تھا۔ میں نے بظاہر بے نیازی سے کہا، ویسے تو دونوں ہی جگہیں آرام کے لیے مناسب ہیں، مگر مجھے آپ کی یہ بیٹھک زیادہ پرسکون اور آرام دہ لگ رہی ہے۔ شیخ صلاح الدین نے دھیمے لہجے میں کہا، آپ نے ٹھیک کہا، میرے گھر میں کبھی شور شرابے کا ماحول نہیں ہوتا، ایسا سکون آپ کو کسی اور گھر میں بھی نہیں ملے گا۔ بات مکمل کرتے کرتے اس کے لہجے میں گہری یاسیت اور اداسی امڑ آئی۔ یہ تبدیلی اتنی نمایاں تھی کہ میں چونکنے پر مجبور ہو گیا۔ اگلے ہی ثانیے میں شیخ صلاح الدین کی اس کیفیت کی وجہ بھانپ گیا۔ قدرے توقف کے بعد میں نے اپنے لہجے میں ہمدردانہ سنجیدگی بھرتے ہوئے پوچھا، تمہاری شادی کتنے برس پہلے ہوئی تھی چھوٹے بھائی؟ اس نے پجمردہ لہجے میں کہا، 8واں سال پورا ہو رہا ہے راکیش جی۔ امی اور ابو نے پوتا پوتی کھلانے کے شوق میں صرف 18 سال کی عمر میں میری شادی کر دی تھی۔ میری اہلیہ نرگس مجھ سے 1 سال چھوٹی ہیں۔ میرے والدین یہی حسرت دل میں لیے باری باری اپنی آخری آرام گاہ جا پہنچے۔ میں نے اسی ہمدردی بھرے لہجے میں پوچھا، کیا سرے سے کبھی امید ہی نہیں بندھی؟ شیخ صلاح الدین نے دل شکستگی سے کہا، خالق حقیقی نے 3 بار دامن امید بھرا، مگر تینوں بار مختلف مراحل میں حمل ضائع ہو گیا۔ اب تو 3 سال سے سرے سے کوئی آثار ہی نمودار نہیں ہوئے۔ اس کی بات سن کر میں نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، کیا تم نے علاج معالجے؟ شیخ صلاح الدین نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، اجمیر شریف کیا بمبئی اور دلی کے درجنوں مشہور ڈاکٹروں حکیموں سے معائنہ اور علاج کروا چکا ہوں، مگر نتیجہ 0۔ میں نے کہا، پھر بھی انہوں نے کوئی مرض تو تشخیص کیا ہوگا؟ اس نے دکھی لہجے میں کہا، جے پور کی نسوانی امراض کی سب سے ماہر ڈاکٹر گایتری شرما نے لگ بھگ یقین سے بتایا ہے کہ رحم میں رسولیاں ہیں، مگر ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ان کے پاس اس مرض کا کوئی علاج نہیں، بلکہ تکلیف بڑھنے پر شاید جراحی کر کے رحم نکالنا پڑ سکتا ہے۔ شیخ صلاح الدین کی بات سن کر میں نے ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے کہا، گویا تمہارے آنگن میں خوشیوں کے پھول کھلنے کا کوئی امکان نہیں۔ شیخ صلاح الدین نے کوئی جواب دینے کی بجائے بیٹھک کے فرش پر نگاہیں گاڑ دیں۔ تبھی میرے ذہن میں ایک یادداشت تازہ ہوئی۔ میں نے اپنا جوش دباتے ہوئے سادہ سے لہجے میں کہا، معالجوں کی رائے اپنی جگہ چھوٹے بھائی، مگر ہم نے اپنے بڑے بوڑھوں سے سنا ہے کہ جہاں دوائیں ناکام ہو جائیں بعض اوقات وہاں دعائیں کام کر جاتی ہیں۔ سلطان ہند کی نگری کا باسی ہونے کا فائدہ اٹھاؤ اور جب موقع ملے خصوصاً جمعرات کے دن خواجہ جی کے دربار میں حاضری لگواؤ اور اس مقدس مقام پر خواجہ جی کے قدموں میں بیٹھ کر اوپر والے سے اپنے من کی مراد پوری ہونے کے لیے دونوں میاں بیوی گڑ گڑا کر دعا کرو۔ شیخ صلاح الدین نے بتایا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ حاضری لگاتا رہتا ہے، لیکن میرے مشورے پر اب وہ دونوں زیادہ باقاعدگی سے دربار پر حاضری دیں گے۔ میں نے کہا، شاباش، مجھے یقین ہے جلد ہی مایوسی کے بادل چھٹ جائیں گے اور امید کا کنول کھلے گا، مگر میرا مشورہ ہے کہ دعا کے ساتھ دوا بھی جاری رکھو۔ میں نے دیسی طب کی ایک کتاب میں اس مرض کا ایک سادہ سا علاج پڑھا تھا، اسے باقاعدگی سے آزما کر دیکھو، اوپر والے کی کرپا ہوئی تو ضرور کام بن جائے گا۔ شیخ صلاح الدین نے اشتیاق اور بے قراری بھرے لہجے میں پوچھا، وہ علاج جلدی سے بتائیں پرکاش جی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے آزمانے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے۔ میں نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر دیا، کہا، تمہارے محلے میں یا آس پاس تلسی کے پودے تو ہوں گے نا؟ میری بات سن کر اس نے ہنستے ہوئے کہا،
कैसी बातें करते हो प्रकाश भैया, आपके धर्म में तो तुलसी के पौधे को पवित्र माना जाता है, फिर ये कैसे मुमकिन है कि हिंदुस्तान के किसी गोशे में ये मौजूद ना हो। मैंने धीमे लेकिन संजीदा लहजे में कहा, इसमें हंसने की क्या बात है छोटे भाई, तुलसी के पौधे को तो इस्लाम में भी इज्जत दी जाती है। तुम्हें पता होगा कि कुरान की सूरह रहमान में भी रेहान यानी तुलसी का अच्छे लफ्जों में जिक्र आया है। बल्कि मैंने सुना है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बीमार हुए तो अल्लाह ने उनसे कहा कि आप रेहान के पत्ते खा लें, जो उन्होंने खाए और वो भले चंगे हो गए। मेरी ढकी छुपी सरजनिश पर शेख सलाहुद्दीन ने संजीदा होते हुए कहा, मैं तुलसी का या आपके हिंदू धर्म का मजाक नहीं उड़ा रहा राकेश जी। दरअसल मुझे हंसी इस बात पर आई थी कि आप घर घर में पाए जाने वाले इस पौधे के बारे में। मैंने नरमी से उसकी बात काटते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये फायदेमंद पौधा तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। दरअसल मैंने जो आयुर्वेदिक नुस्खा पढ़ा था उसके मुताबिक तुम्हें हर रोज सुबह तुलसी के 10 से 12 पत्ते ताजा तोड़कर कम से कम 2 माह नाश्ते से पहले अपनी अहलिया को खिलाने हैं। ऊपर वाले का करम हुआ तो मसला हल हो जाएगा, मगर जैसे ही उम्मीद बंधेगी तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल बंद करना जरूरी है। शेख सलाहुद्दीन मेरी बात गौर से सुन रहा था। मेरी बात यूं ही पूरी हुई उसने पुरजोश लहजे में कहा, इस मशवरे के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी। मैं इंशाल्लाह कल ही से ये इलाज शुरू करवाता हूँ और आपके पहले मशवरे के मुताबिक ख्वाजा सरकार के दरबार में भी बाकायदगी से हाजिरी यकीनी बनाता हूँ। अब आप आराम करें, मैं दुकान की तरफ जाता हूँ। शेख सलाहुद्दीन के रुखसत होने के कुछ ही देर के बाद मैं सो गया। बहुत ही पुरसुकून और गहरी नींद आई। आंख खुली तो सारी कुशलमंदी दूर हो चुकी थी। मुझे लुत्फ अली ने जगाया था। उसने कहा, शेख साहब ने आपको बुलवाने के लिए अपना दुकान वाला खादिम महफूजुर रहमान मोटरसाइकिल समेत भेजा है। वो दुकान पर ले जाने के लिए दोपहर का खाना बंधवा रहा है। तब तक आप हाथ मुंह धोकर ताजा दम हो जाएं। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और गुस्ल खाने में घुस गया। मैंने मुंह हाथ धोने पर इक्तिफा किया और अपना पिस्तौल और इजाफी मैगजीन लिबास में पोशीदा करके वापस बैठक में आ गया। कुछ ही देर के बाद लुत्फ अली ने आगाह किया कि महफूजुर रहमान बाहर मोटरसाइकिल पर मेरा इंतजार कर रहा है। बाहर निकलकर मैंने मोटरसाइकिल सवार पर नजर डाली तो जानी पहचानी शक्ल देखकर मैं चौंका। महफूजुर रहमान वही नौजवान था जिसे डरा धमका कर कालूराम एजेंट दुकान के ऊपर वाक़े अकामत कमरों तक पहुंचा था और सफीर अहमद को अगवा करके ले गया था। वो शायद जानता था कि उसे किसे साथ ले जाने के लिए भेजा गया है, लिहाजा उसने किसी अचंबे का इजहार न किया। खाने का टिफिन उसने मोटरसाइकिल के हैंडल के साथ लटका रखा था। महफूजुर रहमान ने मुझे सलाम किया और मेरे बैठते ही मोटरसाइकिल आगे बढ़ा दी। जब उसने थोड़ा आगे बढ़ने के बावजूद कोई बात न की तो मैंने अपने मतलब के लिए उसकी जबान खुलवाने के लिए पूछा, कल दोपहर को जो बदमाश मुझे और मेरे साथी को पकड़ने ऊपर वाले कमरों में घुस आया था उसका कुछ पता चला महफूज भैया? मेरी बात सुनते ही वो नाराज से लहजे में बोला, शेख साहब ने मुझे बहुत बुरी तरह लताड़ा है कि मैंने उसे ऊपर कमरों की तरफ जाने की इजाजत क्यों दी। मुझे क्या पता था सरकार के वो पुलिस इंस्पेक्टर हैं। सवाल जवाब करने के बाद मुतमईन होकर चला जाएगा। अगर मुझे पता होता। मैंने उसकी बात काट कर कदरे चुपते हुए लहजे में कहा, मगर तुम्हें कैसे पता चला कि वो पुलिस वाला है? वो तो सादा लिबास में था ना। शायद तुम पहचान गए होगे कि वो इलाके का थानेदार है। मैंने महसूस किया कि वो मेरे सवाल से कुछ गड़बड़ा गया है। उसने कुछ सानियों के तवक्कुफ के बाद कहा, नहीं जी, वो हमारे इलाके का थानेदार नहीं था। असल में उसने खुद को स्पेशल पुलिस का इंस्पेक्टर बताया था और मुझे अपना कार्ड भी दिखाया था। वो बिलाखिर इस मामले पर आ गया था जिसके बारे में जानने के लिए मैंने उससे बाज़पुर्स का सिलसिला चलाया था। मैंने अपने अल्फाज तोलकर अपना लहजा संजीदा बनाते हुए कहा, ओहो, फिर तो तुम्हारा कोई कसूर नहीं। स्पेशल पुलिस के इंस्पेक्टर को उसकी ड्यूटी से कोई कैसे रोक सकता है? वैसे तुमने बताया है कि उसने तुम्हें अपने महकमे का शनाख्ती कार्ड दिखाया था, है ना? उसकी तरफ से तायद पर मैंने गंभीर लहजे में कहा, तुमने कार्ड पर उसका नाम और तस्वीर तो देखी होगी? उसने बौखला कर कहा, उसके कार्ड पर तस्वीर तो उसी की थी, मगर मैंने नाम पर ध्यान नहीं दिया। इसी बात पर शेख भैया ने मुझे इतना डांटा है। ये सुनकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया। उसे कालूराम एजेंट का असल नाम सिद्धार्थ याद होता तो उसकी जबान से निकला हुआ खुफिया पुलिस के लापता हो जाने वाले असल इंस्पेक्टर का ये नाम किसी मरहले पर भी मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता था। मैंने महफूजुर रहमान को दिलासा दिया कि वो इस मामले में उतना कसूरवार नहीं है। उसकी जगह कोई और बल्कि शेख सलाहुद्दीन खुद भी होता तो शायद वो उसे बालाई कमरों की तरफ जाने से न रोक पाता। पुरपेच गलियों से गुजरकर कुछ ही देर के बाद हम शेख सलाहुद्दीन की दुकान पर पहुंच गए। उसने गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल किया। बोला, ब्रिगेडियर अग्रवाल की तरफ से भेजी गई जीप तो अभी तक नहीं पहुंची बड़े भाई, मगर मैंने सोचा कि खाना इकट्ठे खाएंगे। इतने में ख्वाजा सरकार के दरबार में लंगर के लिए मुख्तस आपकी देग भी पहुंच जाएगी। आप देग के साथ मजार जाकर अपने हाथों से लंगर तकसीम कर दीजिएगा। उसकी बात सुनकर मैं चौंका।
3 दिन तक मजार पर रोजाना देग की तकसीम वाला मामला तो मेरे जहन से निकल ही गया था, मगर मसला ये था कि मैं अब मजार की तरफ जाने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था, क्योंकि वहां मेरा उस नाबकार संतरी की नजरों में आने का खतरा कई गुना बढ़ जाता। मगर मसला ये था कि मैं मजार पर लंगर तकसीम करने से गुरेज का शेख सलाहुद्दीन को क्या जवाब पेश करूं। मैंने फौरी तौर पर जहन में आने वाला बहाना आजमाने का फैसला किया। मैंने कहा, छोटे भाई, मेरा ख्याल है ये भला काम तुम अपने बंदों के जरिए खुद ही करवा देना। मेरा सर अब भी नींद पूरी न होने की वजह से भारी हो रहा है। धूप लगी तो कहीं बिस्तर पर न पड़ जाऊं। मेरा ख्याल है मैं घंटा डेढ़ और आराम कर लूं तो अच्छा रहेगा। शेख सलाहुद्दीन ने कहा, ठीक है, आप ऊपर जाकर नहा लें, फिर हम दोनों खाना खाएंगे। उसके बाद जीप पहुंचने तक अपनी नींद पूरी कर लेना। उसने मेरे मतलब की बात की थी। मदार गेट पुलिस चौकी के संतरी की नजरों में आने के डर से मैं ज्यादा देर दुकान में बराजमान नहीं रहना चाहता था। मैंने बालाई हिस्से में पहुंचकर नहाने की बजाय मुंह हाथ धोने पर इक्तिफा किया और पहले वाले ठंडे कमरे में आकर लेट गया। कुछ ही देर के बाद शेख सलाहुद्दीन भी पहुंच गया। महफूजुर रहमान भी खाने के बर्तनों से भरी तश्त उठाए उसके साथ था। खाना हस्बे मामूल लजीज था। शेख सलाहुद्दीन ये कहते हुए खड़ा हो गया, चावलों की देग बस पहुंचने ही वाली है प्रकाश जी। मैंने फैसला किया कि दरबार पर हाजिरी के इस मौके से फायदा उठाते हुए अपने हाथ से लंगर तकसीम करूंगा। मैंने मुतमईन लहजे में कहा, ठीक है, जीप आते ही मैं नासिराबाद चला जाऊंगा। भगवान ने चाहा तो परसों मुलाकात होगी। याद है ना, जगत अग्रवाल घाटी वाले बाबा की दरगाह पर लंगर चढ़ाने के लिए कल सुबह देग लेने यहाँ आएगा। शेख सलाहुद्दीन ने कहा, बिल्कुल याद है प्रकाश भैया, कल सुबह देग यहाँ तैयार मिलेगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं भी जगत के साथ आने की कोशिश करूंगा, तो अब कल मुलाकात होगी। मैं एक बार फिर लेट गया। शेख सलाहुद्दीन के जाने के कोई निस्फ घंटे के बाद कमरे के दरवाजे पर खटपट हुई। मैंने महफूजुर रहमान की आमद की तवक्को के साथ खुलते हुए दरवाजे पर नजर डाली। मैं जगत अग्रवाल को वहां खड़ा देखकर हैरान रह गया। उसने पुरजोश लहजे में मुझे प्रणाम किया। मैंने जल्दी से उठकर उसे गले से लगा लिया। जगत ने बताया कि वो सफीर अहमद के साथ होने वाली वारदात और मेरी तवील गुमशुदगी की वजह से कल से ही परेशान है। ब्रिगेडियर अग्रवाल से फोन पर मेरी गुफ्तगू के नतीजे में वो मेरी सलामती की तरफ से तो मुतमईन हो गया, मगर फिर भी अपने इलाके में मुझसे होने वाली ज्यादती पर शर्मिंदगी की वजह से मुझे लेने के लिए ड्राइवर भेजने की बजाय वो खुद जीप लेकर आ गया। जगत अग्रवाल को अपनी तराशी हुई कहानी के साथ अपनी मुकम्मल खैरियत का यकीन दिलाने में मुझे खासी देर लग गई। बिलाखिर हम दोनों ब्रिगेडियर अग्रवाल की सरकारी जीप में नासिराबाद की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में हम घाटी वाले बाबा के मजार की तरफ जाने वाली सड़क के मोड़ पर पहुंचे तो मेरे पूछने से पहले ही जगत ने बता दिया कि उसे याद है कि कल अजमेर से देग लेकर यहाँ मजार पर लंगर चढ़ाना है। जब हम नासिराबाद छावनी की चेक पोस्ट पर पहुंचे तो वहां तैनात चाको चौबंद फौजियों ने जीप पर नजर पड़ते ही रास्ते से रुकावट हटा दी। हम बंगले पर पहुंचे तो मेरी खैरियत और सारा अहवाल मालूम करने का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। शाम होने पर ब्रिगेडियर अग्रवाल ड्यूटी से वापस आया तो रात के खाने पर गोया उसकी अदालत लगी। मैंने जो कुछ बताया उसे सुनकर वो बार बार गुस्से से तिलमिलाता रहा और अजमेर शहर की इंतजामिया और पुलिस की नाअहली पर गम गुस्से का इजहार करता रहा। मंगत इस दौरान में मुसलसल गायब था। रात की चाय के बाद दोनों बच्चों को लगभग जबरदस्ती सुलाने के बाद जगत और मुझे अलग थलग बैठकर बात करने का मौका मिला तो मैंने मंगत के बारे में पूछा। जगत यकलख्त पुरजोश लहजे में बोला, मंगत भैया हमारे लिए शिकार की मुहिम के इंतजामात के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। माफ करना, मुझे आपसे पूछना याद ही न रहा, क्या आप शिकार का शौक रखते हैं? जगत की बात सुनकर मैं चौंका। पूछा, किस जानवर का शिकार और कौन से जंगल में? जगत ने खुशी और जोश के मिले जुले तासुरात के साथ कहा, काले हिरन का, और अगर किस्मत ने साथ दिया तो एक आध बगीरा यानी बंगाल टाइगर मार गिराने की कोशिश भी करेंगे। मैंने पूछा, क्या आसपास के इलाकों में कहीं इतनी तादाद में काला हिरन पाया जाता है कि उसका शिकार किया जा सके? मेरा सवाल सुनकर जगत ने कहा, काले हिरन की सबसे बड़ी तादाद तो उदयपुर और जोधपुर के आसपास पाई जाती है, मगर एक तो यहाँ से वहाँ का फासला बहुत ज्यादा है और दूसरे उन इलाकों के मकामी कबाइल खुसूसन बिश्नोई कबीला उसे एक भाग्यवान चौपाया मानते हैं, इसलिए वहाँ उनका शिकार करने वाला मुश्किल में फंस सकता है। मैंने कहा, तो फिर हम काला हिरन शिकार करने कहाँ जाएंगे? जगत ने मुतमईन लहजे में कहा, मेरे बचपन के दोस्त नवीन राणे का बड़ा भाई आशीष राणे यहाँ से कोई 40 मील दूरी पर मौजूद केकरी कस्बे का डीसी है। केकरी से कोई 4 मील दूर बिनास दरिया के चारों तरफ उगे जंगल में काले हिरन और उन्हें शिकार करके पेट भरने वाले बगीरे पाए जाते हैं। हम आशीष भाई के मेहमान होंगे और शिकार का इंतजाम उनकी जिम्मेदारी है।
जगत की तरफ से शिकार का प्रोग्राम मेरे लिए काफी पुरकशिश था, मगर अब मुझे उस इलाके में मजीद रुकना बेसूद लग रहा था। खास तौर पर कालूराम एजेंट से बमुश्किल जान छुड़ाने के बाद, मदार गेट पुलिस चौकी के संतरी से मुठभेड़ के बाद से मुझे मुसलसल एहसास हो रहा था कि मैं यहाँ किसी भी वक्त लंबी मुसीबत में फंस सकता हूँ। अजमेर और नासिराबाद में अब तक गुजरे ये 3-4 दिन मेरे ख्याल में मेरा वो मकसद पूरा करने के लिए काफी थे कि गुजरात और जयपुर वगैरह में मेरी तलाश की मुहिम ठंडी पड़ जाए और पुलिस ट्रेनों और बसों वगैरह की बेसूद निगरानी से तंग आकर मामूल पर आ जाए। मुझे अपने से ज्यादा सफीर अहमद और फातिमा की फिक्र थी। जिस तरह वो कालूराम एजेंट की नजरों में आ गए थे, कोई और पुलिस वाला भी उनके लिए मुसीबत बन सकता था। अब तक के तजुर्बे से पता चला था कि वो दोनों अजमेर में भी महफूज नहीं हैं, लिहाजा मैं उन्हें भी जल्द से जल्द इस रियासत से बहुत दूर ले जाना चाहता था और इस मकसद के लिए दिल्ली मेरे ख्याल में बहुत मौजूद जगह थी। पहले ही दिन से महफूज अंदाज में दिल्ली पहुंचने का जो मंसूबा मेरे जहन में मौजूद था, उसके मुताबिक हम तीनों का एक साथ सफर करना हम सबके लिए साजगार और बज़ाहिर महफूज था। मुझे सोचता पाकर जगत ने कहा, आप शिकार में इस्तेमाल होने वाली बंदूकें चला लेते हैं राकेश जी? मैंने सोचा कि उसे अभी अभी साफ साफ बता दूं कि मेरे पास शिकार में जाया करने के लिए एक भी फालतू दिन नहीं है, मगर फिर मैंने सोचा कि मुझे इस इनकार के लिए कोई ऐसा ठोस बहाना तैयार करना पड़ेगा कि मेरी खुशनुदी के लिए कोशां ये शख्स खुद ही मुझे शिकार पर साथ ले जाने से मना कर दें, बल्कि ये लोग खुद भी इस इरादे से बाज आ जाएं। इस फैसले पर पहुंचकर मैंने खुशगवार लहजे में कहा, बंदूक तो मैं कई तरह की चला लेता हूं, मगर मेरा निशाना कोई खास अचूक नहीं है। खास तौर पर जंगल में भागता कोई जानवर मार गिराना तो शायद मेरे बस की बात ही नहीं। जगत ने लापरवाही से कहा, चलें कोई बात नहीं, हमारे साथ जंगल में मुहिम जुई के सनसनीखेज लम्हात का मजा तो ले सकते हैं। इस दौरान में अपना निशाना भी आजमा लीजिएगा। हमारे पास कई तरह की गन्स हैं, जबकि मंगत भैया शायद एमुनिशन के साथ 1-2 हथियार और ले आए। 12 बोर की एक शॉटगन और एक पंप एक्शन रिपीटर तो हमारे घर में मौजूद हैं। नवीन और आशीष राणे के पास शॉटगन के अलावा विंचेस्टर और रेमिंगटन राइफलें हैं। मैंने कहा, वाह भाई, लगता है तुम लोग तो माहिर शिकारी हो। जगत ने हंसते हुए कहा, ये शौक हम दोनों भाइयों को ब्रिगेडियर अग्रवाल से मिला है और हम अपना ये शौक पूरा करने का मौका तलाश करते रहते हैं। वो रास्ते में अपनी मुख्तलिफ शिकारी मुहिमात के किस्से सुनाता रहा। बिलाखिर हम दोनों ने नींद का बुलावा कबूल करने का फैसला कर लिया। अपने कमरे में पहुंचकर मैं शिकार की इस मुहिम से जान छुड़ाने का कोई मुनासिब जवाब सोचने में दिमाग लड़ाने लगा। मंगत की आमद के अभी कोई आसार नहीं थे। मुझ पर रफ्ता रफ्ता गुनूदगी तारी होने लगी और मैंने खुद को नींद के रहमो करम पर छोड़ दिया।